पेटीएम एक ऐसा स्टॉक है जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया ही डुबाया है, चाहे वो आईपीओ के समय हो या आरबीआई के बैन के समय हो। लेकिन जिस स्टॉक को कोई भी नहीं खरीदना चाहता, उसको भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान क्यों खरीदना चाहेंगे? या यूं कहें, मुकेश अंबानी क्यों पेटीएम का वॉलेट बिजनेस अपने हाथों में लेना चाहते हैं, क्यों उसको खरीदना चाहते हैं? आओ इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मुकेश अंबानी पेटीएम के इस लॉस मेकिंग बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, और ये बिजनेस को खरीद के क्या वो इस बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पेटीएम के इस बिजनेस को खरीद के क्या वो इंडिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं? चलो जानते हैं मुकेश अंबानी के पेटीएम के रिलेटेड ये राज। अंबानी के इस गेम प्लान को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पेटीएम क्यों गिर रहा है। दरअसल आपको पता ही होगा कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर बैन लगा दिया है, और ये बैन 29 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। इस बैन का मतलब है कि पेटीएम को जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था वो सारी की सारी रोकनी पड़ेंगी। यानी न्यू कस्टमर्स जो ऑनबोर्ड करने थे वो रोकने पड़ेंगे, जो भी नए डिपॉजिट्स लेने थे वो रोकने पड़ेंगे, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस पेटीएम बैंक से हो रही थी वो सब कुछ रोकनी पड़ेंगी। अब जब बिजनेस ऑपरेशन ही रुक जाएंगे तो इनकम कहां से जनरेट होगी, और इनकम जनरेट नहीं होगी तो प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं था और वो और लॉस में बदलता जाएगा। लेकिन आरबीआई के कुछ की पॉइंट्स थे जिसकी वजह से पेटीएम को ये बैन सहना पड़ा। आइए इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और ये जानते हैं कि पेटीएम के ऊपर सबका ट्रस्ट क्यों खत्म होता जा रहा है। आरबीआई ने इस बैन में बताया है कि पेटीएम उनकी रेगुलेशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ इस बैंक में सुपरवाइजरी कंसर्न्स भी थे। आरबीआई ने कहा है कि शायद से पेटीएम बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और साथ ही साथ कहा है कि वो केवाईसी नॉर्म्स यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। अब केवाईसी आपको पता होगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन की वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। जब भी वो कोई बैंक अकाउंट खोलता है, कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाता है या डेबिट कार्ड इश्यू करवाता है। लेकिन आरबीआई की फाइंडिंग्स में ये पता चला है कि कई हजारों कस्टमर्स की केवाईसी तो हुई नहीं हुई थी। जब केवाईसी नहीं हुई तो खाते कैसे खोल दिए पेटीएम ने? वहीं जिनके खाते खुले हुए थे उनके अकाउंट में बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज थी। कई खातों में तो करोड़ों रुपए बस ऐसे ही पड़े हुए थे जिसका कोई सोर्स ही नहीं पता था। और ये भी पता चला कि एक पैन कार्ड के अगेंस्ट 1000 अकाउंट्स खोले गए थे। अरे भाई, एक बैंक में एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट या एक लोन अकाउंट समझ में आता है, लेकिन एक पैन कार्ड के अगेंस्ट 1000 बैंक अकाउंट खोलना, वो भी पेटीएम के अंदर। भाई कुछ तो झोल है दया, दाल में तो कुछ काला है। अरे भाई, दाल तो पूरी ही काली है। वहीं पेटीएम के सीईओ शेखर शर्मा ने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सब पेटीएम के फैमिली मेंबर्स की तरह हैं और उनको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उनको इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और ये आरबीआई से बात करके पूरे का पूरे मसले को हल जरूर करेंगे। अब ये मामले हल हो या ना हो, लेकिन मुकेश अंबानी ने ठान लिया है कि वो पेटीएम बैंक के इस बिजनेस को यानी कि वॉलेट बिजनेस को एक्वायर करने वाले हैं। आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले मुकेश अंबानी ने अपनी रिलायंस से जियो फाइनेंशियल सर्विस को डीमर्ज किया था। मुकेश अंबानी का ये प्लान है कि इंडिया में जितने भी फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उसको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज धीरे धीरे कैप्चर करने लग पड़े, और साथ ही साथ इन सारी ऑपरेशन से वो पैसा कमाए। इन ऑपरेशंस में आते हैं म्यूचुअल फंड सर्विसेज, बैंक रिलेटेड सर्विसेज, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रोकरेज सर्विसेज और भी ढेर सारी ऐसी सर्विसेज जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। या आप ये कह लो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब अंबानी का एक बैंक है जिसको कहते हैं जियो पेमेंट्स बैंक, और अंबानी चाहते हैं कि इस बैंक के थ्रू ढेर सारी बैंकिंग ऑपरेशंस वो कैप्चर करें, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का मार्केट शेयर अपने हाथों में लेना शुरू करें। लेकिन मुकेश अंबानी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सता रही है, जो कि है इन बैंकिंग कस्टमर्स का ढेर सारा डाटा कलेक्ट करना, जो कि जियो पेमेंट्स बैंक के पास बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप बात करो जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो किसमें सबसे ज्यादा कस्टमर्स है, किसमें सबसे ज्यादा कस्टमर डाटा है? आपका जवाब बिल्कुल सही है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास। आपको पता होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम फर्स्ट मूवर था जिसने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया था। उस समय ढेर सारे लोगों ने पहली बार ऑनलाइन वॉलेट को अपनाया था, और उस समय कोई भी ऐप नहीं था पेटीएम के अलावा, और सभी लोगों ने अपना ट्रस्ट पेटीएम को दिया था। तो उस समय से लेके इस समय तक पेटीएम के पास इतना ज्यादा डाटा कलेक्ट हो चुका है अपने कस्टमर्स का कि वो आराम से अपने कस्टमर्स को कैपिटलाइज कर सकता है, यानी अपने कस्टमर से ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है या ढेर सारी सेल्स कर सकता है उनको। अभी सेल्स कैसे होती है? ये होती है नए नए अकाउंट्स खोल के, क्रेडिट कार्ड्स इशू करके, या बैंक चार्जेस जो आपके एसएमएस चार्जेस वगैरह है उन सबको काट के। इसमें एक और सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें बैंक्स इंटरेस्ट
ट्रस्ट अर्न करते हैं अपने कस्टमर से। ये पेटीएम के लिए बहुत ईजी हो गया था, लेकिन पेटीएम एक ऐसा इंसान है जिसके हाथ में सोने का लोटा भी दे दो तब भी वो उससे भीख ही मांगेगा। लेकिन मुकेश अंबानी को इस सेक्टर का पता है और उसको पता है कि कैसे यहाँ पे धंधा बनाया जा सकता है, कैसे यहाँ पे प्रॉफिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो मोटा मोटा समझ लो कि मोटा भाई को चाहिए ये डाटा, बाकी धंधा बनाना तो उनको आता ही है, लेकिन हर डाटा की कॉस्ट भी होती है। पर ये सब्सक्राइब बटन दबाने की आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जब भी कोई बड़ी कंपनी कोई डाटा कलेक्ट करती है तो उसके ऊपर उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ये कॉस्ट हो सकती है इन कैश यानी कि पैसे देके, या ये हो सकती है टाइम के रिलेटेड यानी उसको कितना ज्यादा टाइम लगे, जो कि पेटीएम के केस में हुआ। पेटीएम को इतने सारे साल लग गए इतना सारा डाटा कलेक्ट करने में, तो ये टाइम जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो उसकी एक कॉस्ट बन जाती है। और एक और कॉस्ट होती है जो कि एफर्ट्स, यानी कि कोई कंपनी उस डाटा को कलेक्ट करने में कितना ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है। अब मान लो कि मुकेश अंबानी को इस जियो पेमेंट्स बैंक से डाटा कलेक्ट करना है, तो उसको ये 3 कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, यानी कि मनी, टाइम और एफर्ट्स। लेकिन अगर क्या हो कि मुकेश अंबानी ये सारा का सारा डाटा खरीद ही लें, अब इन 3 कॉस्ट से मिलकर बनता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसको लगाकर एक कंपनी एक कस्टमर को अपने पास एक्वायर करती है। अब अगर मुकेश अंबानी को इस सारा का सारा डाटा कलेक्ट करना है वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, तो उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। और जब कोई कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी आराम से गिर जाती है। अब इसी कॉस्ट को बचाने के लिए मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ा गेम प्लान बनाया है। अब मुकेश अंबानी ने टारगेट किया ऐसी कंपनी को जो कि पिछले कई सालों से लॉस में डूबी हुई है, जिसमें ये टारगेट कंपनी है पेटीएम। अब पेटीएम के पिछले 3 साल के लॉस को सुनकर आपको पता चल ही जाएगा कि मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को क्यों टारगेट किया है। साल 2021 में इस कंपनी ने 1701 करोड़ रुपए का लॉस किया था। वहीं 2022 में यह आंकड़ा 2396 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहीं पिछले साल यानी कि 2023 में पेटीएम ने करीब 1777 करोड़ रुपए का लॉस किया था। अब इतना ज्यादा लॉस इस कंपनी को अनसस्टेनेबल बना रहा था। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है कि पेटीएम के पास इतना ज्यादा कस्टमर डाटाबेस है, जो कि अगर मुकेश अंबानी एक्वायर कर लेते हैं वो भी सस्ते दामों में, तो आराम से इन कस्टमर्स को अपना कस्टमर बना सकते हैं। अब इसी कस्टमर बेस से मुकेश अंबानी चाहते हैं कि वो नए कस्टमर्स को एक्वायर करे और अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन कस्टमर्स को इंटीग्रेट करे, ताकि इनकी जो नई कंपनी है वो आराम से प्रॉफिट्स कमा सके। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मुकेश अंबानी एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं। पहला निशाना तो ये है कि उनको ये कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है, क्योंकि ये कंपनी पहले से ही बहुत ज्यादा लॉस में है, एक आरबीआई से बैन खा चुकी है और इनके पास पैसे की तंगी है। दूसरा कारण ये है कि इस कंपनी के पास बहुत बड़ा कस्टमर डाटाबेस है, जो कि कंपनी कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर पाई, और ये डाटाबेस बन के एक तिजोरी में पड़ा रह गया। अब मुकेश अंबानी के पास एक की है जिससे कि वो ये तिजोरी को खोल सकते हैं और ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये है मेन वजह कि क्यों मुकेश अंबानी पेटीएम के इस वॉलेट बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं। अब मुकेश अंबानी तो पेटीएम ले जाएंगे, पर आप बताओ क्या आपने पेटीएम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपना? अगर किया हुआ है तो ये बताओ कि कितना लॉस खा चुके हो अभी तक आप। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको कभी भी घाटा नहीं होगा, उल्टा आप कुछ ना कुछ हमारे यहाँ से सीख कर ही जाओगे, जो कि आपको आगे मदद ही करेगा। तो देरी किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी जागरूक करना चाहते हो तो हमारी वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। चलो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।